हेलो एवरीवन। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हम लोग कवर कर रहे थे और नोट्स हमने देख लिया था। इसका क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना था। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो 3 सोपान में 3 स्टेप्स में पंचायत को बनाने की परिकल्पना की गई है। वो कब कहाँ पे की गई है? वो है भाग 9 में। ठीक है, तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9, ठीक है, संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। किसमें? 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुसार 243 ख के खंड क में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसी अनुच्छेद में अगर हम देखें तो अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। ठीक है, तो मध्यवर्ती जो स्तर है वहाँ पे गठन उसका तब होगा जब उसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी। तो हम देखते हैं कि जो हमारा 3 सोपान की बात की गई है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित किया गया है। और ये जो है भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अनुच्छेद 243 अगर देखें, 243 का ख, ठीक है, तो इसके 2 खंड हैं। 243 के ख के 2 खंड हैं। तो पहला जो खंड है उसमें कहा गया प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग में उपबंध के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। और जो खंड 2 है उसमें कहा गया है कि मध्यवर्ती जो स्तर है उस पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 2 लाख से जो है अधिक नहीं है। तो 2 लाख जो है 2 लाख नहीं है, 20 लाख से अगर अधिक नहीं है तो मध्यवर्ती जो है स्तर की पंचायत का गठन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। ठीक है, कौन सा जो है भाग है जो भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। तो हमारा है भाग जो है 11 और अध्याय 1। ठीक है, भाग 11 और अध्याय 1। संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 11 का जो अध्याय 1 है, ठीक है ना, और अनुच्छेद देख लेते हैं 245 और क्या है 255, 245 से लेके 255। फिर से देखिए कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। तो भाग जो है अध्याय 1 है और उसका कौन सा भाग? 11वां भाग, भाग 11 अध्याय 1। तो आर्टिकल देखेंगे 200 जो है हमारा 45 से लेके 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के जो है के विषय में है। जबकि अध्याय 2 को अगर देखेंगे 256 से लेके 263 में प्रशासनिक संबंधों के। तो विधायी संबंध किस में है? जो आपका भाग 11 के अध्याय 1 में है 245 से लेके 255, और भाग 11 के पार्ट 2 में या अध्याय 2 में जो है चैप्टर 2 में क्या है? चैप्टर 2 में जो है अनुच्छेद 256 से लेके 263 में प्रशासनिक संबंधों के बारे में है, और चैप्टर 1 में क्या है? वहाँ पे विधायी संबंधों के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है हमें। तो संविधान का दूसरा भाग जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है क्या दूसरा? ठीक है, सही हमें बताना है। दूसरा फंडामेंटल राइट है, ये देख लीजिए। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है। तो क्या तीसरा भाग नागरिकता है? संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य है। तो चौथा क देखिए क्या है, मौलिक कर्तव्य है कि नहीं। संविधान का 5वां जो भाग है वो राज्य के निदेशक तत्व है। जो सही जो हमारा आंसर है वो हमारा है सी। देखिए, संविधान का दूसरा जो भाग है वो नागरिकता है, और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, संविधान का तीसरा कह रहा है। तो तीसरा तो नागरिकता नहीं है, दूसरा नागरिकता है। और तीसरा जो भाग है वो मौलिक अधिकार है, लेकिन यहाँ पे मौलिक अधिकार को दूसरा कह रहा है। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो तीसरा है और दूसरा हमारा है नागरिकता। ठीक है ना, सिटीजनशिप है सेकेंड है पार्ट, और जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो थर्ड पार्ट है। चौथा भाग नीति निदेशक तत्व है। फोर्थ अगर हम देखें, चौथा जो हम देखें भाग तो नीति निदेशक तत्व है। 4 क देखें तो क्या है, मौलिक कर्तव्यों से, तथा 5 जो भाग 5 है वो संघ से संबंधित है। तो ये जो है हमारा सी ही सही है। सूची 1 है, सूची 2 है। तो जैसे सूची 1 क्या है, संविधान का भाग 9। ठीक है, भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 8 किससे संबंधित है? संविधान का भाग
4A किससे संबंधित है और भारतीय संविधान का 9A किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। देखिए हमारा संविधान का तो भाग 9 है, ठीक है, वो हमारा पंचायत है, ठीक है। जो पार्ट 9 है दैट इज पंचायत, ठीक है। संविधान का जो है भाग 8 किससे है, तो ये हमारा संघ क्षेत्र से, 8 किससे है, संघ क्षेत्र है, ठीक है। संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य है, ठीक है। संविधान का जो है हमारा भाग 9A, ठीक है, 9A। हमने ये देखा कि जो है आपका जो 9 है वो पंचायत से है और 9A क्या है, नगर पालिका से। 9A पंचायत से है और 9A क्या है, नगर पालिका से है, ठीक है, याद रखिएगा। 9 जो है पंचायत है और 9A जो है वो नगर पालिका है, 8 हमारा संघ क्षेत्र है और हमारा 4A मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 9 जो है पंचायत है, 9A नगर पालिका कह रहा है, सहकारी जो समितियां हैं वो कह रहे हैं 9ख है और अधिकरण जो है 10 है। तो देखिए ये जो है हमारा बिल्कुल सही है कि 9 जो हमारा है वो भाग जो है पंचायत जो है वो भाग 9 में है, 9क में है नगर पालिकाएं, ठीक है, 9ख में जो है सरकारी समितियां हैं, ठीक है। अब जो अधिकरण है वो 10 में नहीं है, ठीक है, अधिकरण हमारा 10 में नहीं है। तो अधिकरण हम देखें तो 14A में है अधिकरण। अभी देखते हैं आगे। देखिए भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायत की व्यवस्था की गई है और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का, ठीक है, जोड़ा गया, 9 का जोड़ा गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। 97 जो अमेंडमेंट है हमारा 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। 97th अमेंडमेंट के द्वारा जो है 9ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों, किससे, सहकारी समितियों से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा 9 जो है क्या है वो पंचायतों से है और वो जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा संविधान में जो है एक भाग और जोड़ा गया 9क और 9क नगर पालिकाओं से है। अगर हम 97th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखें तो 2011 के द्वारा संविधान में एक भाग और जोड़ा गया जो है 9ख और 9ख आपका है सहकारी समितियों से, ठीक है। जबकि संविधान के जो भाग हमारा भाग 10 है उसके अंतर्गत अनुसूचित और जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक है। भाग 9 जो है 10 हमारा जो है भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है। 14 क में जो है हम देखेंगे जो अधिकरणों की व्यवस्था है वो कहाँ पे है, 14 क में है, ठीक है, अधिकरणों की व्यवस्था 14 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए। तो पंचायती राज से कहाँ पे किए गए हैं, तो ये आपका है भाग 9, ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा था। तो इसमें भी सूची है और उसको सम्मिलित करना है। तो देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध सूची 1 में है। सूची 2 में है भाग 4(1) भारत का संविधान, भाग 3 भाग और 18 की बात, भाग 18 और हमारा भाग 5, ठीक है। तो कौन किससे सम्मिलित है ये हमें जो है बताना है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, हाँ ये है यहाँ पे मौलिक जो अधिकार है वो कहाँ पे है, फंडामेंटल जो अधिकार है वो भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट जो है भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य 4(a) में है, फंडामेंटल राइट 3 में है और 2 में क्या है, सिटीजनशिप। तो भाग जो है भाग 4(a) में क्या है, मौलिक कर्तव्य। संघ हमारा भाग 5 में है, आपात उपबंध जो है हमारा भाग 18 में है, ठीक है। तो जो आपात उपबंध है, इमरजेंसी जो है वो हमारा 18 में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब, हाँ देखिए सूची है इसमें भी जो है मिलान करना है। तो हमें सूची ए में हमारे पास है संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 17 और संविधान का भाग 18, ठीक है। तो क्या करना है इसमें जो है सही उत्तर इसको मिलान करना है। तो देखिए संविधान का जो भाग 18 है सबसे पहले हमें पता है क्या है वो, ये जो है आपका आपात उपबंध है, तो डी का हो जाएगा 1, ठीक है। तो डी का जो है आपका 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए संविधान का भाग 15 जो है वो निर्वाचन है, ठीक है। जो 15th पार्ट है वो निर्वाचन है हमारा, ठीक है। जो हमारा संविधान का भाग आपका 16 है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, 16 में कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध है।
और 17 में क्या है, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा जो है 17 में है और 18 में है आपात उपबंध। तो आपात उपबंध के जस्ट पहले जो 17 है उसमें राजभाषा है और आपका जो कुछ वर्गों के जो संबंध में जो विशेष उपबंध है वो है 16 में, निर्वाचन है 15 में। ठीक है, अब देखिए जो भारतीय संविधान का भाग 16 है वो किससे संबंधित है, तो अभी हमने जस्ट देखा 16 जो है कुछ वर्गों के विषय में विशेष जो है विशेष जो है कुछ उपबंध किए गए हैं उससे संबंधित है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है उद्देशिका। ठीक है, तो उद्देशिका को हम देखेंगे। देखिए उद्देशिका में कुछ नोट्स हैं, देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946, ये याद रखिएगा, कब, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा अंगीकृत जो है कर लिया गया। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, और किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकार कर लिया गया। ठीक है ना, उसको अंगीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही जो है परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। तो उद्देश्य प्रस्ताव था वही जो हम लोगों ने कन्वर्ट करके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका बना दिया। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसके द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता कौन कौन से सब जोड़े गए, और ये कब जोड़े गए, ये 47th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, कब जोड़े गए, ये बार बार आता है 42वें संविधान संशोधन में। अभी क्वेश्चन में हम सारी चीजें देख लेंगे, तो अभी हम देख लेते हैं। जो समाजवादी शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और उद्देशिका में 3 वर्ड्स जोड़े गए। 3 शब्द कौन से थे, वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, क्या संपूर्ण जो है संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। ठीक है, क्या किया, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से सुनिश्चित कराती है। जो संविधान की उद्देशिका है वो अपने नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय जो है उपलब्ध कराती है। वो हमारा है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो उद्देशिका है वो नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 3 टाइप ऑफ जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कराती है। वो आपका है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। इसके अलावा चौथा कोई जस्टिस नहीं आएगा एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। 3 ही तरह के जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो उद्देशिका है वो संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। ठीक है ना, अब देखिए सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो एग्जाम में ये आ सकता है कि किसने कहा था कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर क्या कहते हैं, हम उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट हमारा है के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी क्या कहते हैं, तो ये जो कहते हैं ये ध्यान रखिएगा, मुंशी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारे जो उद्देशिका है वो हमारे संप्रभुत्व संपन्न, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो क्या है, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली की बात जो करते हैं वो है के.एम. मुंशी जी। ठीक है, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि जो उद्देशिका है वो क्या है, संविधान का भाग है। तो इसमें बहुत डिबेट होता है कि उद्देशिका इधर इट इज ये जो है संविधान का भाग है या भाग नहीं है। ठीक है, तो ये जो है किसमें कहा गया, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है उसमें उस बाद में जो उच्चतम न्यायालय है वो ये कहता है कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। तो अब एग्जाम में पूछेगा कौन किसमें कहा गया है कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, तो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रस्तावना और जो उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, उसमें जो है 1973 में
क्या स्वीकार किया गया कि ये जो है ये वाद में स्वीकार किया गया, ये इसमें भी स्वीकार किया गया कि ये जो है भाग है। इससे पूर्व अगर की बात देखें तो बेरूबारी वाद जो था 1960 का बेरूबारी वाद, उसमें उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है ये माना गया। तो ध्यान रखिएगा कि बेरूबारी में कहा गया था कि जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में संविधान का अंग कहा गया। फिर से अगर आप आए तो देखें जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, उसमें जो है उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया है। तो अब इसमें भी अंग माना गया है और मूल आत्मा कहा गया है, अंग ही नहीं आत्मा। तो देखिए केशवानंद भारती केस में कहा गया कि अंग है, बेरूबारी में कहा गया अंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके पहले देखें तो बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया अंग है। ठीक है, अब देखिए, अब हम उद्देशिका जो है जो किस में कहा गया आत्मा है, तो गोलकनाथ में कहा गया कि उद्देशिका तो आत्मा है। ठीक है, उद्देशिका की प्रकृति न्यायोग्य नहीं है। ठीक है, उद्देशिका की प्रकृति न्यायोग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति जो विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो जो उद्देशिका है वो क्या है, न्यायोग्य नहीं है, उसको कहीं जाके चैलेंज नहीं कर सकते हम कोर्ट में। ठीक है, इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की, तो एग्जाम में सब आता है कि इसमें उल्लेख है कि नहीं उल्लेख है, तो है बिल्कुल, उद्देशिका में उल्लेख है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का, उद्देशिका में उल्लेख है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने भी यही कहा है कि जो प्रस्तावना है वो जो है आत्मा है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। देखिए संविधान को आत्मा किसने कहा था, अभी हमने देखा था कि गोलकनाथ में जो है वो उसमें क्या कहा, उद्देशिका जो है संविधान की मूल आत्मा है। और अम्बेडकर जी की अगर बात करेंगे कि अम्बेडकर जी ने किसको जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है, तो किसको माना है, तो ये माना है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है आत्मा के संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, तो मुंशी जी ने इसे जन्मपत्री कहा है। ठीक है, सुभाष कश्यप ने कहा है कि जो संविधान है वो जो है क्या है, शरीर है, और अगर आत्मा जो है उसकी प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक है, तो उद्देशिका उसकी आत्मा है और संविधान उस पर खड़ी और अट्टालिका है। ठीक है, संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज माना है। ठीक है, एक पवित्र एक जो है पॉइस दस्तावेज माना है उन्होंने। अब हम प्रश्न कोश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है उद्देशिका में वो क्या है। ठीक है, देखिए अब ये बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। देखिए निम्नलिखित अवतरण में कौन सा अवतरण है देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आज, ठीक है, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, को किसको तदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो है टाइम पूछ रहा है कि कब जो है आत्मार्पित किया गया इसको, तो ये जो है आपका 26 नवंबर 1949 में किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में इसको क्या किया गया, आत्मार्पित किया गया। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका है जो अभी हमने पढ़ा, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य और आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का भी उल्लेख किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। तो कौन सी तिथि है, ये 26 नवंबर 1949 है। कब है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट हमारा है भारतीय गणतंत्र, जो भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को ही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब कानून लागू किया गया, तो क्या थी, तो देखिए ये जो हमारा पहला है वो लोकतंत्रात्मक थी, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, पूर्ण संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, संपूर्ण प्रभुता संपन्न
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये देखिए क्या था, ये जो है हमारा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान के तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था और समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 से जोड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, तो किसमें, उद्देशिका में, मूल अधिकार में, समाज के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य में। तो ये होता है मूल अधिकार में, सॉरी ये उद्देशिका में। ठीक है, उद्देशिका में होता है। तो देखिए संविधान, भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है वो प्रियम्बल में यानी कि उद्देशिका में जो है प्रतिबिंबित होता है। उनका जो मत है, उनका जो मानना है वो सारी चीजें प्रतिबिंबित होती है हमारे उद्देशिका में। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति, मन की स्थिति को समझाने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश के नियति को आकार देने में, जो प्रस्तावना क्या करती है, देश के नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 का 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया। इसे ही परिवर्तित जो है करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। तो देखिए किससे किया गया है, भारत और इंडिया से। ठीक है ना, तो देखिए जो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है दो नामों से किया गया है, भारत तथा इंडिया के रूप में। और अनुच्छेद 1(1) में उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय जो है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कितने, ए हमारा है क्या है, न्याय 3 तरह का है, स्वतंत्रता 5 तरह की है, समानता 2 तरीके का है और भ्रातृत्व 1 तरीके का है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो भारत में, और अगर आपको सारा नहीं पता है ना, तो आपको अगर इतना ही पता है कि जो न्याय कितने तरीके का है, तो वो 3 तरीके का है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। तो ये हमारा न्याय 3 तरीके का, सही आंसर हमें यहीं से मिल जाता। फिर भी देखते हैं हम। देखिए भारत के संविधान में न्याय 3 प्रकार का है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए जो है क्रम एक्सक्यूज में हाँ क्रम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्रम कोई नहीं सही है, हमें देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल रूप से संविधान में नहीं थे। ठीक है, कौन कौन से नहीं थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है, अगर हम ओरिजिनली देखें तो संविधान में नहीं थे। इन्हें 42nd जो है अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अब देखिए जोड़ने के पश्चात संविधान में इन जो शब्द हैं का निर्धारण जो है क्या क्रम है, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। ठीक है, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। ठीक है, अब देखिए संविधान में जो उल्लेखित शब्द है ये संपूर्ण जो है प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जनवादी, पीपुल्स शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं उल्लेखित है। तो जनवादी शब्द नहीं उल्लेखित है, यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना देखते हैं ना। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो क्या है, एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, क्या है, सार्वभौमिक है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक एक जो है क्या है, गणतंत्र है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक,
क्या है, सार्वभौमिक समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जो शब्द है उनका उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का। तो जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक का उल्लेख किया गया है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का उल्लेख नहीं है। तो देखिए इन शब्दों पे हमें विचार करना है। देखिए शब्द हमारे क्या क्या है, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें से जो है क्रम हमें बताना है। हाँ, तो देखिए जो है हमारा पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, CA सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्म, CADB ये जो है करेक्ट होगा, CADB ये हमारा जो है फर्स्ट ए हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो कौन कौन से हैं आपके, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। तो देखते हैं, ये हमारा बी है, 1 और 3। ठीक है, तो 1 और 3 जो है किया गया है। बाकी जो ग्राम स्वराज और प्रभुता संपूर्ण प्रभुता संपन्न ये जो है नहीं है। ग्राम स्वराज तो DPSP में। ठीक है, 10वां जो हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस के तहत जोड़ा गया है? तो समाजवादी तत्व जो शब्द है किसके तहत जोड़ा गया है? तो ये आपका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो भारत के प्रस्ताव जो निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो कौन सा? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष और निष्ठा। सही उत्तर हमारा है समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। तो आपका उत्तर जो है वो है सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सी में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य? संविधान की प्रस्तावना, ऑब्वियस सी बात है 42nd अमेंडमेंट में जो हमारी संविधान की जो आपकी प्रस्तावना है वो जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें देख लीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है 1975 के भारतीय संविधान की स्वतंत्रता में प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा शब्द जो है 1975 में सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं, भारत संविधान जो भारतीय संविधान है अखंडता शामिल नहीं। ठीक है, बाकी कौन कौन सा है? बंधुत्व है, संप्रभुता और समानता। तो 1976 में अखंडता जो है नहीं शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, तो भारतीय जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में समाजवादी, कौन कौन सा? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। कहाँ पे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए पूर्ण का सही उत्तर बता देना। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, क्या ये सत्य है? दूसरा जो कथन है वो है, इसकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य, जस्टिसेबल नहीं है। तो ये हमने अभी देखा था, बताइए सही कि गलत है? इसका जो संशोधन है वो नहीं किया जा सकता, क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, अब देखिए संशोधन करके 42वें में आया था, तो आप सोच के बताइए क्या है ये सही कह रहा है ये कथन की गलत। नेक्स्ट हमारा है, संविधान के जो विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द, ओवरराइड नहीं कर सकता। तो देखिए कौन सा जो है हमारा सही नहीं है? तो हमारा जो सही नहीं है वो है आपका बी। ठीक है, तो
क्या पूछ रहा है इसमें? सही कौन सा जो है हमारा हाँ, ओके। तो इसमें जो है सही उत्तर जो हमारा है वो है बी। ठीक है। तो देखिए पंडित नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 में जो प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य के प्रस्ताव के रूप में ले लिया जाता है और अंतोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देश्य का वही ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होता है वो बन जाता है। प्रस्तावना जो है का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। इसकी जो प्रकृति है वो जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, वो भी सही था। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं करती, जो संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान है इसको ओवरराइड नहीं करती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का प्रयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों को की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में जो संशोधन है वो संभव है। 42वें जो संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका जो है क्या है, संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। जो उद्देशिका है वो संविधान के जो स्पष्ट प्रावधान है उसको रद्द नहीं कर सकती। इसका प्रयोग क्रम को दूर करने में किया जाता है ना, भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट में हम जो है जो क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।